गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अभी डर्कहाइम की जो विचारधारा है और उसके अंतर्गत सोशल फैक्ट्स यानी कि सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा डर्कहाइम ने दी थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। डर्कहाइम ने अपनी पुस्तक, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उसमें उन्होंने अपने पद्धति शास्त्र को विकसित किया कि और उसके कारण समाज शास्त्र में पद्धति शास्त्र को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि समाज शास्त्र में हम मूल रूप से हम उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिन तथ्यों का हम हिस्सा होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम विषय वस्तु, समाज शास्त्र की विषय वस्तु बहुत ही स्पष्ट विषय वस्तु और ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो अन्य विषयों से अलग हो, और दूसरी बात, ऐसा पद्धति शास्त्र अपनाएं जिससे सब्जेक्टिविटी या विषय परकता से हम दूर हों और वस्तुनिष्ठता अधिक से अधिक आ पाए। अब जो पुस्तक की रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, इसमें मूल रूप से इन्होंने 6 अध्याय में ये पुस्तक बांटी थी, और इसमें सबसे पहले अध्याय में वो समाज शास्त्र की विषय सामग्री और अनुसंधान की समस्या के माध्यम के लिए सामाजिक तथ्यों की परिभाषा देते हैं और उनके लक्ष्यों की व्याख्या करती हैं। दूसरे अध्याय में वो सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैषयिक अवलोकन के नियम, रूल्स जो हैं, उनको ले डाउन करते हैं। तीसरे अध्याय में वो जो सामान्य सामाजिक तथ्य हैं और व्याधिकीय, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स, उसमें विभेदीकरण के बारे में बताते हैं। चौथे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियम, किस तरह से सोशल फैक्ट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके नियम बताते हैं। पांचवें अध्याय में वो बताते हैं कि सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या किस तरह से की जाए, और छठे अध्याय में वो सामान्यीकरण की प्रणालियों का निर्वचन करते हैं, और ये इस संपूर्ण विवेचना की एक संक्षिप्त के माध्यम से एक संक्षिप्त निष्कर्ष निकालते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक तथ्य है क्या? कोई भी ऐसा व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वो पक्ष जिसका निरीक्षण वैयक्तिक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है, उसे डर्कहाइम सामाजिक तथ्य बोलते हैं। तो ये हमारा सोचने का तरीका, हमारा उसके ऊपर क्रियान्वयन करने का तरीका, अनुभव करने का ऐसा कोई भी तरीका जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम है, उससे हम सामाजिक तथ्य कहेंगे। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वो तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की एक विशेषता, उल्लेखनीय विशेषता होती है। मतलब व्यक्तिगत तौर से आप क्या सोचते हैं, आप क्या अनुभव करते हैं, आप क्या क्रिया करते हैं, उसका महत्व उतना नहीं है जितना कि ऐसी क्रिया का जिस के माध्यम से जो सामाजिक स्तर पर आप करते हैं, सामाजिक चेतना से प्रेरित होकर करते हैं, या सामाजिक प्रतिनिधानों से प्रेरित होकर, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस और कलेक्टिव कॉन्शियंस से प्रभावित होकर जो आप कार्य करते हैं, उन्हें ही हम सामाजिक तथ्य कहेंगे। व्यक्तिगत तथ्यों को हम सामाजिक तथ्यों में नहीं सम्मिलित करते हैं। सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी या अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालता है, और पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी भी समाज में सामान्य रूप में पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है, अलग होता है और अपना एक पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। उदाहरण के तौर पर
आप सब जनरली लड़कियां जब छोटी होती हैं तो वो बचपन में कहती हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद देखते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं कहीं ना कहीं उन पे शादी करने का दबाव होता है, या किसी भी कारण से वो अल्टीमेटली उस तथ्य जो तो विवाह जो है एक सामाजिक तथ्य के रूप में हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हमें बाध्य करता है कि हम भी उसी तथ्य को अपनाएं। हमारी व्यक्तिगत जो अब विवाह में भी हम किस व्यक्ति से विवाह करेंगे, किस जाति के व्यक्ति से विवाह करेंगे, किस वर्ग के व्यक्ति से विवाह करेंगे, किस व्यवसाय किस शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति से विवाह करेंगे, ये भी हमें लगता है कि ये चीज़ हम खुद निर्धारित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं समाज हमारे इस निश्चय को कि हम अपना जीवन साथी किसे चुनेंगे उसके ऊपर समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, और हमारे जो जीवन साथी का स्वतंत्र चयन संभव नहीं है, वो कहीं ना कहीं समाज की अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है और हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो डर्कहाइम कहते हैं कि मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को सामाजिक तथ्यों में सम्मिलित किया जाता है। ये स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी। कहीं कहीं जैसे उदाहरण के तौर पर आत्महत्या है, या विवाह है, या मृत्यु का दर है, बाल मृत्यु का दर है, ये सारी जो इनकी जो संख्या है औसत रूप से ये समाज में स्थिर रहती है। वार्षिक दर इनकी लगभग स्थायी रहती है। और इसी तरह से निवास करने के तरीकों में फिर जनसंख्या का घनत्व, नगरों में का घनत्व, मकान घर बनाने का तरीका, खाने पीने का, रहने का तरीका, हमारे रहन सहन, पहनावे का तरीका, इन सब में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के स्थान पर सामाजिक रूप से हम देखते हैं कि हम दबाव में होते हैं किस तरह के कपड़े पहने जो फैशनेबल हैं। फैशन क्या है? फैशन भी हमारे ऊपर दबाव डालता है। आप कॉलेज में आते हैं, कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहन के नहीं आते, साड़ी पहन के नहीं आते, क्योंकि आप फैशन से प्रभावित होते हैं। आप उससे वो आपके ऊपर एक कंस्ट्रेंट डालता है, जिस आपके बिहेवियर के ऊपर कंस्ट्रेंट डालता है। और अगर आप नहीं भी किसी दिन धोती कुर्ता पहन के कॉलेज आ जाएं तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपके पे इतने कमेंट मारते हैं कि अल्टीमेटली आप दूसरों के दबाव में आकर अपनी वेशभूषा में परिवर्तन करते हैं। तो ये वेशभूषा, हमारा खान पान का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे अनुभव करने का तरीका, ये सब जो तरीके हैं ये सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से स्थायी और अस्थायी तरीके जो मनुष्यों की क्रियाओं, विचारों और जीवन की पद्धतियों को निर्देशित करते हैं वो सामाजिक तथ्य कहे जाते हैं। समूह में प्रचलित जो भी विश्वास हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं, ये सारी सामाजिक तथ्यों में आती हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन बहुत कम होता है और ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पूरे समाज की संपत्ति मानी जाती हैं। तो डर्कहाइम ने जब सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया तो जब पहले उन्होंने सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं और उसकी परिभाषा दी। हमने परिभाषा डिस्कस करी। अब विशेषताएं क्या क्या हैं सामाजिक तथ्यों की? सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है बाध्यता और बाह्यता। यानी कि सामाजिक तथ्य हमारे व्यवहार को बाध्यतामूलक परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, और ये सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत हमारी सोच विचार से बाहर होते हैं। एक व्यक्ति उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ला सकता है अपने जीवन में, पर
मूल रूप से सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व जो है व्यक्ति विशेष के अस्तित्व से ऊपर होता है और वो व्यक्ति को पर बाहरी प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं सामाजिक तथ्य की। जैसे उदाहरण के तौर पर सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। ये एक विशेषता है सामाजिक तथ्यों की। किस तरह के विवाह के साथी, अब सामाजिक परिवार एक सामाजिक तथ्य है, विवाह एक सामाजिक तथ्य है। तो ये हमारा किस तरह के जीवन, किस तरह के ग्रामीण या नगरीय समुदाय, ये किस तरह का हमारी जीवन शैली है, ये भी एक सामाजिक तथ्य है। विवाह के साथी के चुनाव के लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, वर्ग का ध्यान रखते हैं, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, इन सब का और उनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए हम विवाह करते हैं। तो ये जो सामाजिक तथ्य है, विवाह जो तथ्य है, वो हमारे काम करने के कोई भी कार्य करने के तरीके को, हमारे सोचने के तरीके को और हमारे अनुभव करने के तरीके को प्रभावित करता है। सामाजिक तथ्य ये कि जो को स्थापित करने की प्रक्रिया जो है समाज में समाजीकरण के माध्यम से होती है, जिसके अंतर्गत बच्चा जो है समाज में सही प्रकार का व्यवहार करना सीखता है। वो जानना शुरू करता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। किसे देखकर लोग हमें अच्छा समझेंगे, किस व्यवहार को देखकर हमें बुरा समझेंगे। इसी तरह से छोटे बच्चे को जो है पैर छूना सिखाया जाता है, नमस्कार करना सिखाया जाता है, जिससे वो समाज के तौर तरीकों को सीखे। किस तरह की वेशभूषा उसे पहननी है, किस तरह का कार्य करना है, त्यौहार किस तरह से मनाने हैं, हर एक अलग अलग त्यौहार जो है उस पर किस तरह का खाना बनना है, किस तरह का कपड़े पहनने हैं, किस तरह की सजावट होनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें समाजीकरण के माध्यम से सिखाई जाती हैं। और किस अवसर पर हम किस तरह का व्यवहार करें ये या आचरण करें, ये भी हमें समाज ही बताता है। तो सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति पर इतना अधिक होता है कि उसकी संपूर्ण सोचने की तरीका जो है वो सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत ही आता है। दूसरी विशेषता जो है वो है सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सैलिटी। ये जो सामाजिक तथ्य हैं हर समाज में सभी व्यक्तियों के में प्रचलित होते हैं। इनका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो पूरे समाज में सामान्य रूप से व्याप्त हों या पाए जाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे आप थोड़े लोग जो किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं वो एक सामाजिक तथ्य नहीं है। जो सभी लोग उसे जिस चीज़ को फॉलो करें वो एक सामाजिक तथ्य माना जाएगा। फिर एक और विशेषता है सोशल ओरिजिन की, यानी कि सामाजिक उत्पत्ति की। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति भी सामाजिक होती है, व्यक्तिगत उत्पत्ति नहीं होती। व्यक्तिगत चेतना से ये प्रभावित नहीं होते, बल्कि सामाजिक चेतना के परिणाम स्वरूप इनका जन्म होता है। समाज में जो कार्य बार बार दोहराए जाते हैं वो स्थायी हो जाते हैं और इनमें ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन नहीं आते। और इस वजह से हम सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से परे ऐसे तथ्य जो समाज के कारण पैदा हुए हैं उन्हें हम सामाजिक तथ्य कहते हैं। फिर सामाजिक तथ्य की एक और विशेषता ये है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं, यानी कि सोशलाइजेशन के माध्यम से, समाजीकरण के माध्यम से ये
कार्य करने के तरीके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया कि किस तरह से हम गणतंत्रता दिवस जो है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ये दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं। और जब एक पीढ़ी एक तरह से वो करती है तो वो साथ ही साथ इन्हें मनाती है, साथ ही साथ वो दूसरी पीढ़ी को प्रेरणा भी देती है कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और उन्हें भी ऐसा ही विचार, व्यवहार और क्रिया करनी चाहिए। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसी के माध्यम से, समाजीकरण के माध्यम से हस्तांतरित होते हैं। फिर इसी से जुड़ी हुई जो बात है कि सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। ये हमारे जन्मजात नहीं होते बल्कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखे जाते हैं। हर एक समाज में अलग अलग प्रकार के सामाजिक तथ्य होते हैं और उस समाज के अनुरूप हम उन सामाजिक तथ्यों को सीखते हैं। शिक्षा भी एक सामाजीकरण का बहुत महत्वपूर्ण औपचारिक या अनौपचारिक साधन हो सकता है और इसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। सामाजिक प्रतिनिधान यानी कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस वो बताते हैं कि हम हमारे लिए कौन सा, व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना या कौन सा व्यवहार करना समाज द्वारा स्वीकृत होगा या मान्यता उसको प्रदान की जाएगी। तो ये तथ्य जो हैं वो हम सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ सामाजिक तथ्य जो हैं वो अवैयक्तिक होते हैं, यानी कि व्यक्ति से ऊपर होते हैं। इनका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है और नैतिक नियम या धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं के प्रचलित मान्यताओं आदि जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्य हैं, लेकिन कोई भी वैयक्तिक क्रिया उन्हें पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती। तो सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा होती है। कलेक्टिव कॉन्शियस, इंडिविजुअल कॉन्शियस नहीं बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियस, व्यक्तिगत चेतना जो है वो अलग व्यवहार कर सकती है। व्यक्ति जो है वो अलग व्यवहार या सोचने का तरीका या अनुभव करने का तरीका अपना सकता है, पर ये जो सामाजिक तथ्य हैं ये व्यक्तिगत चेतनाओं से ऊपर इनका एक अस्तित्व होता है, यानी कि होल इज़ मोर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। समग्र जो है वो वैयक्तिक इकाइयों के केवल मात्र योग से बनी इकाई नहीं है, बल्कि एक उससे ऊपर बनी हुई एक इकाई है जिसका अस्तित्व व्यक्तिगत इकाइयों से बाहर होता है। समय समय पर ये चेंज होते रहते हैं। ये विशेष प्रकार के व्यवहार को करने की प्रेरणा देते हैं। हमारी परंपराएं, प्रथाएं, मूल्य, रूढ़ियाँ, विश्वास, ये सारे सामाजिक तथ्य हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है बल्कि पूरे समाज की देन है। तो सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं, यानी कि सुप्रा इंडिविजुअल होते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये बाध्यता मूलक इनका और बाह्यता और बाध्यता, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सामाजिक तथ्य की। बाह्यता यानी कि वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति से बाह्य हैं। ये समाज इनकी अपना एक अस्तित्व है, एक्सटीरियोरिटी है। व्यक्तिगत विचार, व्यक्ति की चेतना और अधिकार क्षेत्र से ये बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों और क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। इनकी उत्पत्ति जो है वो सामूहिक चेतना में होती है, न कि व्यक्तिगत चेतना में।
और ये व्यक्तिगत तथ्यों से अपने आप को स्वतंत्र पाते हैं। विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना और सामूहिक विचारों को ये जन्म देते हैं। व्यक्ति विशेष की चेतना इससे ये बाहर होते हैं, ये अलग होते हैं, पृथक होते हैं, और ये व्यक्ति के सोचने, विचारने, अनुभव करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, उससे बाहर विद्यमान होते हैं। ये व्यक्ति की शक्ति और अधिकार से परे होते हैं, बाहर होते हैं, इसलिए ये बाह्यता की जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी है बाध्यता। इनका जो स्वरूप है वो बाध्यतामूलक है। इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से नहीं बल्कि सामूहिक चेतना के परिणाम स्वरूप हुई है, इसलिए व्यक्ति के लिए ये दबावकारी होते हैं। व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करेंगे उस पर इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम लोग चाहते नहीं हैं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई, जब बच्चे थे तो हमें पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। पर ये क्योंकि शिक्षा जो है ये एक ऐसा तथ्य है, शिक्षित होने से हम और अन्य सामाजिक तथ्य जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मतलब शिक्षा से हमारा जो परिस्थिति स्टेटस है वो जुड़ा हुआ होता है। इसलिए चाहते ना चाहते हुए भी हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी नौकरी करते हैं। नौकरी कोई अच्छी अपनी इच्छा से नहीं करता, जो उस व्यक्ति का मन करता है कि वो बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जिए, पर वो नौकरी करता है। और जब सामान्य लोग घर में बैठे होते हैं तब भी वो काम पे निकलता है। सुबह सुबह आपके परिवार में देखते हैं आप, आपके फादर सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं, तो उनका ये क्योंकि वो बाध्य हैं इस कार्य को करने के लिए, इस जॉब को करने के लिए, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो ये बाध्य करते हैं व्यक्ति को उस प्रकार का कार्य करने के लिए। और अगर व्यक्ति इन्हें नहीं मानता, उनके सामने झुकता नहीं है और उनको मानता नहीं है, तो इसके लिए व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। दंड सामाजिक तथ्यों के विरोध का परिणाम हो सकता है। जैसे आपको स्कूल न जाने के लिए दंड दिया जाता है, होमवर्क ना करने के लिए दंड दिया जाता है। तो सामाजिक तथ्य जो हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हमने देखी, सामाजिक तथ्यों की परिभाषा और उनकी विशेषताओं को समझा। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी कि सामाजिक तथ्यों को किस तरह से उनका अवलोकन किया जाए और इस माध्यम से सामाजिक मतलब सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में किस तरह से डिस्टिंक्शन किया जाए। थैंक यू।